नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का रेलवे पीवाईक्यू सीरीज के डे 4 में। आज हम लोग परसेंटेज के टाइप 8 से अपना क्लास स्टार्ट करेंगे। अभी तक हम लोग परसेंटेज में टाइप 1 से लेके टाइप 7 तक कॉन्सेप्ट और उस पे बेस्ड पीवाईक्यू कंप्लीट कर लिए हैं। आज के क्लास से आपके एग्जाम में क्वेश्चन जरूर आएगा, तो पूरा वीडियो आराम से देखना, सुकून के साथ देखना। एक बार रिवीजन करो, आखिरी बार रिवीजन करो, फिर कोशिश करो ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाना। तो चलिए अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। देखिए, टाइप 8 में हम लोग इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग पे बेस क्वेश्चन करेंगे। देखने में तो बहुत आसान टाइप लग रहा है, लेकिन एग्जामिनर इस पे अच्छा क्वेश्चन आपको बना के देता है। तो आराम से देखिएगा, बहुत मजा आएगा आज के सेशन में। देखिए, आप लोग 3 चीज के बारे में तो जानते हैं। इनकम क्या होता है, हाँ या ना? जो जानता है वो कमेंट करेगा, जो नहीं जानता है वो वेट करेगा। ये नहीं कि हम इसका थ्योरी लिखाएंगे, इतना बताएंगे जिससे आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओ। इनकम हो गया, एक्सपेंडिचर हो गया, और एक क्या होता है बोलो ना, सेविंग। हाँ या ना? बोलेंगे हाँ सर। हिंदी मीडियम वाले भी आपको भी साथ लेके चलेंगे, तो आप टेंशन मत लो। इनकम आप जानते हैं, ये एक ऐसा चीज है जो हिंदी इंग्लिश में हर स्टूडेंट जानता है जो तैयारी करता है। इनकम मतलब कि आय, एक्सपेंडिचर खर्च, बहुते आदमी इसको खर्चा भी बोलता है, दोनों का मतलब सेम ही है, और सेविंग मतलब बचत। हाँ या ना? बोलेंगे हाँ सर। देखो, आज हो या कल हो, आप जब जॉब करना स्टार्ट करोगे तो आपको महीने भर काम करोगे तो आपको सैलरी मिलेगा। वही सैलरी आपके लिए क्या होगा, इनकम होगा। हाँ या ना? मान लेते हैं कि आपका जो इनकम है पर मंथ 50,000 है। कितना है? मिनिमम बता रहे हैं, आने वाले टाइम में इससे ज़्यादा होगा तभी आप सरवाइव कर पाओगे। अब आप जब नौकरी करेंगे तो आपकी शादी होगी, हाँ या ना? और आप घर लेंगे, कैश में तो लेंगे नहीं, ईएमआई पे लेंगे, और उसके बाद 4 व्हीलर भी लेंगे, ईएमआई पे लेंगे, अच्छा मोबाइल लेंगे, 3 कैमरा पीछे वाला, और भी सारे खर्चा होंगे। तो महीने में मान लेते हैं आप 40,000 रुपया खर्च कर रहे हैं। घर का ईएमआई, कार का ईएमआई, मोबाइल का ईएमआई, और भी खर्चा हो गया, खाना हो गया। तो आप हर एक महीने में जो खर्च करेंगे उसे हम क्या बोलते हैं, एक्सपेंसेस बोलते हैं, या हम हिंदी में उसे खर्च बोलते हैं। तो 40,000 आपने खर्च किया, तो बचत आप कितना करेंगे? देखो, इस बात को सिंपल समझो। आपके पॉकेट में 50,000 रुपया आ गया, उसमें से आप 40,000 रुपया खर्च कर लिए। अब आपके पॉकेट में कितना रुपया बचा है? तब बोलेगा सर 10,000 रुपया बचा है, तो उसे ही हम सेविंग बोलते हैं, बचत बोलते हैं। कितना बचा है? 10,000 बचा है। ठीक है। आप अगर इस चीज को देख रहे हो तो हम आपसे पूछें कि कोई इंसान अपना इनकम नहीं बता रहा है, लेकिन वो अपना ओरिजिनल खर्च और बचत बता रहा है, तो क्या आप इनकम नहीं निकाल पाओगे? कैसे? बोलोगे सर देखो, खर्चा 40,000 कर रहा है और बचत 10,000 कर रहा है। अगर हम इस दोनों को जोड़ दें, 40,000 और 10,000, वो 50,000 होता है, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। इसका मतलब कि खर्च और सेविंग को अगर हम जोड़ देंगे तो हमें जो भी चीज मिलेगा वो क्या होगा, इनकम मिलेगा, है ना? मतलब कि इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग होता है। आय बराबर खर्चा प्लस बचत, यही होता है। जब हम परसेंटेज में इस चीज को पढ़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं परसेंटेज की बात तो करेंगे। तो हमारा इनकम कुछ भी एक्चुअल में हो, हम उसे 100% मानेंगे। इनकम को हम क्या मानेंगे? 100% मानेंगे। ठीक है। और हम मान लिए कि हमें 100% जो इनकम हो रहा है उसका हम 80% क्या कर रहे हैं, खर्च कर रहे हैं। 80% खर्च कर रहे हैं। तो हमें पता है कि अगर हमारा इनकम 100% है और हम खर्च 80% कर रहे हैं, तो बचत कितना करेंगे? बोलेंगे कि एक्सपेंडिचर 80% है, हम 20% क्या करेंगे, बचत करेंगे। 80% प्लस 20% बराबर क्या होगा, 100%। इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग होता है। ये बात सबको पता है? बोलेंगे हाँ सर। देखो, इनकम को हम लोग आई से डिनोट करेंगे, जिससे हमारा टाइम बचेगा कुछ सेकेंड। एक्सपेंडिचर को हम लोग ई से डिनोट करते हैं, पहला लेटर ले लिए हैं, और सेविंग का एस ले लिए हैं। ठीक है। इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग होता है। कल के डेट में हमसे कोई ये पूछ ले कि एक्सपेंडिचर बताओ, अगर इनकम और सेविंग पता होगा तो
तो आप बोलोगे सर बहुत आसान है, एक्सपेंडिचर निकालने के लिए इनकम में से हम लोग सेविंग हटा देंगे। 50,000 में से अगर हम 10,000 घटाएंगे तो 40,000 आ जाएगा। 40,000 हमारा क्या है, खर्च है। अगर हमें सेविंग बताना हो तो बोलेंगे सेविंग बराबर होगा इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। इनकम 50,000, 50,000 में से अगर हम 40,000 घटा देंगे तो 10,000 होगा, जो कि हमारा क्या है, सेविंग है। तो ये आपको पता होना चाहिए, बहुत आसान है, ये आपको बहुत आसान है, ज़्यादा नहीं है इसमें फार्मूला, लेकिन इस पे बेस आपको क्वेश्चन बड़ी खतरनाक खतरनाक पूछेगा। तो ये चीज आप शुरू हो जाइए। पहला क्वेश्चन करिए, टाइप 8 का पहला क्वेश्चन है। अभी तक जो हम लोग परसेंटेज में पढ़े हैं टाइप 1 से लेकर टाइप 7 तक, उसमें हम लोग 1 से लेकर 59 क्वेश्चन डिस्कशन कर लिए हैं। पढ़िए क्वेश्चन दिया गया है, विकास अपने वेतन का 80% खर्च कर देता है। आराम से पहला क्वेश्चन है, समझिए, हर लाइन को समझने का कोशिश करिए। विकास एक नाम है, ठीक है, उसका जो भी वेतन होगा उसका 80% खर्च कर देता है। एक्सपेंडिचर दिया गया है कितना, 80%। किसका, इनकम का 80% वो खर्च करता है। उसके वेतन में 25% की वृद्धि, अगर उसके इनकम में 25% की वृद्धि हुई और उसके व्यय, उसके खर्च में 15% की वृद्धि हुई, उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, ये हमें बताना है। देखो, विकास का जितना भी इनकम होगा उसका 80% वो क्या कर रहा है, खर्च कर रहा है, ठीक है। आगे वाले लाइन में बोला है कि उसके वेतन का, उसके इनकम का 25% बढ़ गया है। दिवाली बोनस हो या काम अच्छा कर रहा होगा, उसके कारण उसका वेतन बढ़ गया है, सैलरी। तो सैलरी बढ़ा है तो वो अपना खर्चा भी बढ़ाया है, कितने से, 15% से। तो जब खर्चा हम 15% से बढ़ा लिए, हमारा इनकम 25% से बढ़ गया, तो सेविंग कितने परसेंट से बढ़ेगा। तो ज्यादातर बोलेगा सर 25% इनकम बढ़ा है, 15% खर्चा बढ़ा है, तो सेविंग हमारा 10% से बढ़ेगा। नहीं, गलत है। आइए करते हैं, किस पे बढ़ा है ये तो देखिए। पहले इनकम पे बढ़ा थे, डायरेक्ट आप परसेंटेज को घटा नहीं देंगे। इनकम बराबर क्या होता है, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, सबको पता है। मान लेते हैं विकास का जो इनकम है वो 100 रुपया है, कितना है, 100 रुपया है। अरे मान लो अभी ना 100 रुपया, वो 1 लाख कमा ले, 10 लाख कमा ले, 1 करोड़ कमा ले, 10 करोड़ कमा ले, हमारे लिए वो क्वेश्चन में क्या कर रहा है, 100 रुपया कमा रहा है। तो विकास का जितना इनकम है उसका 80%, 100 का 80% 80 होता है। वह 80 क्या कर रहा है, खर्च कर रहा है, ठीक है। हमें पता है कि हमें इनकम के बारे में पता है इनडायरेक्ट वे में, खर्चा डायरेक्ट में दिया गया है तो सेविंग नहीं निकाल लेंगे, इनकम में से एक्सपेंडिचर घटा देंगे तो क्या होगा, 20, ये हमारा सेविंग होगा। हमें पता 80 + 20 = 100। मामला यहां तक सेट है, बोलेंगे हाँ सर। आगे जो भी चीज बोल रहा है उसे हम लोग अब कंप्लीट करते हैं। उसके वेतन में 25% की वृद्धि हुई, जितना भी उसका इनकम था उसका उसको 25% बढ़ गया है। पहले 100 था तो अब कितना होगा, 25% बढ़ गया है। 100 का 25% 2500 होता है। मतलब पहले से 25 रुपया ज्यादा, तो पहले 100 रुपया कमाता था तो अब कितना कमाएगा, 125 रुपया। पहला क्वेश्चन है इसलिए हर एक चीज लिख रहे हैं, इसी क्वेश्चन में आपको समझाएंगे, इतना आपको नहीं लिखना है एग्जाम में। हो गया, खर्चा जितना पहले करता था उससे 15% अधिक बढ़ गया है। तो 80 का 15% कितना होगा। अब कोपचे में मत करने लगना, स्क्रीन पे ही करना, क्योंकि आपका ऑनलाइन पेपर होगा। तो 80 का पहले 10% निकाल लो, क्योंकि 15% को हम 10% + 5% लिख सकते हैं। 80 का 10% 8 है। अगर 80 का 10% 8 है तो 10 का आधा करेंगे तो 5%, तो 8 का आधा करेंगे तो 4, तो 10% 8, 5% 4, 10% + 5% 15%, 8 4 12, मतलब 15% बराबर कितना होगा, 12। 80 का 15% 12 होता है। तो अब वो अपना खर्च कितना बढ़ाएगा, 12 बढ़ाएगा। पहले 80 था, अब कितना खर्च करेगा, 92 करेगा। हमें पता है कि इनकम तो पता चल गया है, खर्चों पता चल गया है,
बचत कैसे निकालेंगे, इनकम में से एक्सपेंडिचर घटा देंगे, एक ये तरीका है। और नहीं तो थोड़ा सा धीरे धीरे लॉजिकली सोचेंगे तो 92 में क्या जोड़े कि दोनों को जोड़ने पे 125 हो जाएगा, तो आप बोलोगे 33, हाँ या ना, बोलेंगे हाँ सर। यहां तक में किसी को कोई दिक्कत है तो पूछो जल्दी जल्दी। उम्मीद करते हैं यहां तक में किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखो 25% हम बढ़ाएं तो 125, खर्चा हम 15% बढ़ाएं तो 92, सेविंग कितना बढ़ा है। आप बोलोगे कि सर देखो ना, सेविंग जो पहले 20 रुपया करता था अब 33 रुपया कर रहा है, तो सेविंग उसका कितना बढ़ा है, 13 रुपया बढ़ा है, बढ़ा है। तो यही तो उसको का सेविंग बढ़ा है। अब परसेंटेज में बढ़ा बताएंगे तो कितना होगा, 13 बढ़ा है कितने पे, 20 पे। परसेंटेज बताने के लिए 100% से हम क्या करते हैं, गुना करते हैं। 20 पंच 100, 13 पचा 65, 65%। मतलब विकास का सेविंग तब कितना बढ़ेगा, 65% बढ़ेगा। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही है। ये आपको हो गया कि हर चीज लिख रहे हैं तब। देखो एक बात आपको बता दे, ये जो है अपना इनकम एक्सपेंडिचर सेविंग वाला टाइप, ये आप एलिगेशन से बहुत आसानी से कर लोगे, टाइम बचेगा। लेकिन अभी हम लोग परसेंटेज पढ़ रहे हैं तो हर चीज को हम परसेंटेज से सॉल्व करेंगे। जो हम परसेंटेज में कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं उसी से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आप बोलोगे तो इसे एलिगेशन से बना देंगे। एलिगेशन से आपको इतना नहीं करना पड़ेगा, सीधे आप रखोगे वैल्यू और आंसर आ जाएगा। इस क्वेश्चन में आपको ज्यादा कहां कहां लिखे हैं उस चीज को आगे वाले क्वेश्चन से नहीं लिखेंगे, उस चीज को हम लोग सीखते हैं। 65% आया है, इसको मिटा देते हैं। हो सकता है कि हम जो बताएंगे उसमें आंसर कुछ और आ जाए। देखो आइए, इनकम पहले 100 था, 25% बढ़ा है। हमें तो बढ़े हुए बात के बारे में पूछा जा रहा है, तो पहले कुछ भी था हमसे, हमें उससे क्या मतलब है। 25% बढ़ा है मतलब कि अब उसका इनकम कितना ग्रोथ हो गया, 25 अधिक मिलेगा। पहले जितना मिल रहा था उससे 25 रुपया अधिक मिलेगा। 100 था तो 25 रुपया अधिक मिलेगा, 1000 होता तो 250 रुपया अधिक मिलता। हम 100 माने हैं पहले 100 रुपया, तो अब उसको 25 रुपया अधिक मिलेगा। पहले खर्च 80 कर रहा था, अब उसका 15% अधिक करेगा। मतलब जितना भी पहले खर्च करता था उससे 15% अधिक करेगा। तो अब कितना अधिक कर रहा है, 12 रुपया अधिक कर रहा है, हाँ या ना। हमें पता है इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग होता है। 25 रुपया उसका इनकम बढ़ गया है, 12 रुपया खर्च बढ़ा है, तो सेविंग भी कुछ ना कुछ बढ़ेगा। और यहाँ पे हमें पता है कि इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग होता है। सेविंग बताना है, इनकम में से एक्सपेंडिचर घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 13। मतलब कि पहले वो जितना सेव करता था उससे अब 13 रुपया अधिक सेव कर रहा है। और हमें तो सेविंग परसेंटेज ही पूछ रहा है कि कितना बढ़ रहा है, तो 13 बढ़ रहा है कितने पे, 20 पे। परसेंटेज बताने के लिए 100% से हम क्या करेंगे, गुना करेंगे। 20 पंच 13 पचा 65%। उसका सेविंग कितना से बढ़ गया है, 65% से। हमारा आंसर फिर भी डी ही आया है। उम्मीद करते हैं ये बात आपको समझ में आया। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे करें इस क्वेश्चन को। पढ़िए एक बार, एक आदमी अपने मासिक आय का 30% बचत करता है। यदि उसकी मासिक आय में 10% की वृद्धि होती है तो वह पिछली बचत से 20% अधिक बचत करता है। उसके व्यय में हुई प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए, ठीक 1 दशमलव के बाद। करें, जो आपको पता है उसी से करो। अभी एलिगेशन पे ध्यान मत दो। जब हम लोग एलिगेशन पढ़ेंगे तो ये टाइप हम लोग स्पेशली वहां पे रखेंगे और पूरे क्वेश्चन को हम लोग एलिगेशन से सॉल्व करेंगे। हमें पता है इनकम बराबर क्या होता है, बोलते रहो ना मेरे साथ, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग होता है। ठीक है, अपनी मासिक आय का 30% बचत करता है। मान लेते हैं उसका इनकम क्या है, 100 है? 100 का 30% 30 होता है, 30 वो बचा रहा है। हमें इनकम पता है, सेविंग पता है, तो खर्चा ना निकाल लेंगे। 30 में से 100 और 30 का अंतर क्या हो जाएगा, 70। मतलब कि वो 70 खर्च कर रहा होगा। 70 प्लस 30 100 हो गया। यहां तक में किसी को कोई दिक्कत नहीं। यदि उसकी मासिक आय में 10% की वृद्धि हो गई, फिर वही क्वेश्चन,
मासिक आय कितना बढ़ा है? 10%। 100 का 10% 10 होता है, मतलब इनकम कितना बढ़ गया है? 10 बढ़ गया है। और बोला तो वह पिछली बचत से 20% अधिक बचत करता है। पहले जितना भी सेविंग कर रहा था उससे 20% अधिक कर रहा है। पहले 30 कर रहा था तो 30 का 20% अधिक कितना होगा? मौखिक करना है। 30 का 10% 3, तो 20% कितना? 6 रुपया अधिक कर रहा है। मतलब कि इनकम उसका 10 रुपया हो गया है, बढ़ा है। सेविंग 6 रुपया बढ़ा है। तो बाकी पैसा कहाँ गया? 10 में से 6 घटाएंगे तो 4 कहाँ गया? ये 4 रुपया खर्चा कर रहा है। मतलब पहले जितना खर्च करता था उससे 4 रुपया अधिक खर्च कर रहा है। तो उसका एक्सपेंडिचर कितने % से बढ़ेगा? बोलेंगे 4 के वृद्धि किस पे? 70 पे, गुना 100%। होगा कि नहीं? बोलेंगे हाँ। 0 से 0 कट गया, 40/7, 7 × 35, 50 हो गया, 7 49। दशमलव के एक स्थान के बाद 5.7%। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही है। ठीक है, मजा आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आइए करिए इस क्वेश्चन को। दिया गया रामू अपनी आय का 72% व्यय करता है। व्यय मतलब एक्सपेंडिचर, खर्च करता है। उसकी आय में 12% की वृद्धि होती है और वह अपने व्यय में 5% की वृद्धि करता है। यदि रामू पहले y रुपया की बचत करता था और वेतन वृद्धि के बाद अब वह x की बचत करता है, तो x - y/y गुने 100% का मान ज्ञात कीजिए। करिए। देखो अभी आपको एक ही फॉर्मूला पता है और इसी से पूरा टाइप कंप्लीट हो जाएगा। इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग होता है। रामू का जितना भी इनकम हो, हमारे लिए तो वो 100 रुपया कमा रहा है। ठीक है, 100 का 72% खर्च करता है। 100 का 72%, 72, तो 72 खर्च कर रहा है, तो बचाएगा कितना? 28। यहां तक में किसी को कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। आगे बोला और वह अपने, क्या बोला? उसके बाद उसकी आय में 12% की वृद्धि हो रही है। कितने की वृद्धि? 12 की। तो 100 का 12% अधिक कमा रहा है अब, तो कितना बढ़ जाएगा? 12 रुपया अब वो अधिक कमाएगा। और वो अपने व्यय में 5% की वृद्धि करता है। देखो 72 का 5% अधिक खर्चा कर रहा है। 72 का 10%, 5% निकालना थोड़ा सा मुश्किल होगा आपको, तो पहले 10% निकालो। 72 का 10% 7.2, 10 का आधा 5%, तो 7.2 का आधा 3.6%। नहीं तो आप निकाल लेना। 72 का 5% मतलब 1/20 होता है। ये क्या होगा? 36/10, 3.6 हो जाए। हाँ या ना? बोलेंगे हाँ सर। तो 3.6 बढ़ रहा है उसका खर्चा। अब बताओ, इनकम 12 रुपया बढ़ा है, खर्चा 3.6 बढ़ा है, तो बाकी पैसा क्या हुआ होगा? बचत किया होगा। 12 में से 3.6 घटाएंगे तो कितना आएगा? 8.4 आएगा। मतलब उसका सेविंग कितना बढ़ा है? 8.4 बढ़ा है। अब जो आगे देखा, यदि रामू पहले y रुपया बचत करता होगा। अब इसके लैंग्वेज को समझो, जो चीज हम लोग कर रहे हैं वही आंसर आएगा। 8.4 बढ़ रहा है, कितने पे? 28 पे, परसेंटेज में बताना है। लेकिन ये थोड़ा सा आपको घुमाने के लिए बोला, पहले वो y सेव करता था, 28 रुपया को y रुपया बोल दिया, बचत करता था। और वेतन वृद्धि के बाद अब वह 100 रुपया की बचत कर रहा है। ये क्या है? 28 से इतना अधिक कमा रहा है। 100 रुपया मतलब कि 28 प्लस 8.4, ये कितना? 36.4 रुपया अब बचा रहा है। ये किसका वैल्यू है? एक्स का वैल्यू है ना? हमसे क्या बोल रहा है? तो हमें x - y मतलब कि 36 - 4, 36.4
माइनस 28 डिवाइडेड बाय 28 इंटू 100% का वैल्यू बताओ क्या होगा। यही काम करते हुए आ रहे हैं ना कि हम 28 और इसका अंतर लेते थे 36.4, तो कितना अधिक है 8.4, 8.4 रुपया वो अधिक कमा रहे हैं, यही चीज ना निकाल रहे हैं। इसमें से इसको घटाएंगे तो क्या होगा 8.4 बट्टा 28 गुना 100%। 28 का टेबल पढ़ेंगे 3 बार में 84 होता है, लेकिन दशमलव है तो 0.3 होगा। 0.3 इंटू 100 क्या होगा 30%। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही है। ये बस यहाँ पे लैंग्वेज में घुमाया है इसीलिए लिखे, नहीं तो आप सिंपल बोलते हैं 8.4 की वृद्धि किस पे 28 पे, तो 100 पे कितना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, पढ़िए इस क्वेश्चन को। दिया गया रमन की आय 45,000 रुपया है, वह अपनी आय से 12.5% की बचत करता है। यदि उसकी आय में 18% की वृद्धि होती है और व्यय में 20% की वृद्धि होती है तो उसकी बचत ज्ञात कीजिए। और बचत तुम्हें एक्चुअल वैल्यू दिया गया है, तो शुरू से मत करना कि ये जो इनकम है उसको साथ में ढोते रहना, कैलकुलेशन बढ़ जाएगा, इसका इस्तेमाल बाद में करेंगे। बोले हुए किसी का कितना भी इनकम हो, मेरे लिए तो वो क्या है 100 है। तो आप सभी को पता है कि इनकम बराबर क्या होता है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, यही होता है। बोलेंगे हाँ सर। अगर हम बोले कि इनकम 100 रुपया है, उसका 12.5% वो क्या करता है बचत करता है, मतलब 100 का 12.5% 12.5 होगा, हाँ या ना। बोलेंगे हाँ सर। 100 रुपया इनकम है, 12.5 रुपया बचत कर रहा है, तो खर्च कितना करेगा 87.5 करेगा। एक्सपेंडिचर इतना, सेविंग इतना और इनकम 100 है। अब ये दशमलव है, फिर इसका परसेंटेज निकालेंगे, तो उससे अच्छा है कि हम इसको क्या करते हैं रेशियो में ले लेते हैं और काटा पीटी स्टार्ट करेंगे। हम क्या बोलते हैं कि उतना काटना पीटना क्यों है, काटोगे तो ये क्या होगा 12.5 से काटेंगे एक बार में, 12 7 84, 7 बार में ये 8 बार आ जाएगा, काट देंगे तो आएगा कि नहीं आएगा। हम बोले इतना भी क्यों सोचना, 12.5% का आपको फ्रैक्शन पता है। बोलेंगे हाँ सर। बोलो ना एक बार मेरे साथ, 12.5% का फ्रैक्शन कितना होता है 1/8। ठीक है, ये शुरू से बोलते हैं कि परसेंटेज जस्ट लाइक पानी की तरह है, जैसा पानी में कलर डालोगे वैसा दिखने लगेगा। अभी हम इसमें बात कर रहे हैं तो क्या बोल रहा है कि वह अपनी आय से इतना परसेंट की बचत करता है। 8 का 12.5% 1 होता है। हम अगर 8 का इनकम मान लें तो इनकम का 12.5% 1 रुपया क्या होगा वो खर्च करेगा, और इनकम में से अगर हम सेविंग घटा देंगे तो एक्सपेंडिचर कितना आएगा 7 आएगा। वही चीज आया, इनकम 8 खर्चा 7 और बचत 1 आया। तो अगली बार से ऐसे डाटा मिले तो इस्तेमाल नहीं करना। ठीक है, ये बात समझ में आ गया। अब देखो कुछ दिया गया है कि आय का 18%, हम 8 का 18% निकालेंगे तो दशमलव में आएगा, और दशमलव में थोड़ा सा मामला क्या होता है गंभीर होता है कि नहीं होता है। बोलो ना हाँ सर। हम क्या करते हैं रेशियो है तो हर एक जगह अपने मन से 10 से गुना कर देते हैं, फिर भी वही है। परसेंटेज में देखेंगे तो वही आ रहा है, रेशियो तो वही ना, 0 से 0 कट जाएगा। बोलेंगे हाँ सर। अब क्या बोल रहा है कि यदि उसकी आय में 18% की वृद्धि, 80 का 18% बढ़ जाएगा, 80 का 18% 14.4 होगा, 18 होगा कि नहीं। बोलेंगे हाँ सर। आप इसे मौखिक कैसे निकालोगे, 18% न निकाल के 10% प्लस 8% निकालो, तो 10% 80 का निकालेंगे तो 8, और 8% न निकाल के पहले 1% 80 का निकालेंगे, 80 का 1% हो जाएगा 0.8, 1% 0.8 तो 8% कितना, बोलो ना 8 8 64,
6.4, 8 6 14, 14.4, 80 का 18%। समझ गए? ऐसे निकालना। इनकम कितना बढ़ा है? 14.4 रुपया बढ़ा है। और व्यय में 20% की वृद्धि होती है। कितना? 20%। 70 का 20% बढ़ रहा है। 10% कितना? 7, तो 20% 14, तो खर्चा कितना बढ़ गया है? 14 बढ़ा है। इनकम 14.4 बढ़ा है, खर्चा 14 रुपया बढ़ गया है। तो सेविंग अब कितना बढ़ेगा? पहले जितना था उससे 0.4 रुपया अधिक वो क्या कर रहा होगा? सेव कर रहा होगा। हमसे बोल रहा है क्या? उसकी बचत में क्या हो रही है? पहले तो बचत बढ़ रहा है, मतलब जो आंसर होगा वो वृद्धि वाला होगा, कमी वाला तो होगा नहीं। कमी वाला हटा दिया। अब देखो ये सब काम जो है ये हमारे मानने पे आया है, लेकिन माने हैं तो जो भी डाटा दिया गया है उसमें ये कंफर्म है कि उसका जो बचत होगा वो बढ़ रहा है। कितना बढ़ रहा है? एक्चुअल वैल्यू पूछ रहा है, परसेंटेज में नहीं, उसलिए हमें एक्चुअल डाटा का इस्तेमाल करना पड़ेगा। रमन की आय कितना है? 45,000 है ना? या तो आप 80 इनकम है उसका मान लो, क्योंकि हमने इनकम कितना माना था? 80 माना था। तो 80 का वैल्यू कितना दिया गया है? 45,000 दिया है ना? हाँ या ना? बोलेंगे हाँ। 80 का इतना दिया गया तो 1 यूनिट का वैल्यू क्या होगा? आराम से निकाल सकते हैं। 0 से 0 कट गया, या आप 1 यूनिट का वैल्यू क्या निकालोगे? 45,000 बट्टा 80, 1 यूनिट का वैल्यू निकल गया। हमें 0.4 यूनिट का वैल्यू बताना है। 0.4 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? 45,000 बट्टा 80 गुना 0.4, यही होगा। दशमलव हटेगा तो नीचे में 0 आएगा। 1 0, 1 0 से 2 0 कट गया। 4 दूनी के 8, 450 का आधा 225, मतलब उसका सेविंग कितना बढ़ा है? 225 रुपया की वृद्धि होगी। देखो 80 यूनिट का वैल्यू 45,000 दिया गया, यहां से हम 1 यूनिट का वैल्यू निकाल लिए। 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा? 45,000 बटा 80। 0.4 यूनिट हमें बताना है कि उसकी बचत कितने से बढ़ रहा है एक्चुअल में। तो 0.4 यूनिट का वैल्यू निकालिए, 45,000 बटा 80 गुने 0.4 कर लिए, उसे हम कैलकुलेट कर लिया। आइए करिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बताइए। अब आप धीरे धीरे आंसर भी बताना स्टार्ट करो। तन्वी अपने मासिक वेतन का 80% खर्च करने की बात प्रति माह अपने वेतन से 5,000 की बचत करती है। तन्वी का वेतन कितना है ये बताना है। कैसे? आप मौखिक नहीं कर सकते हैं, अब लिखना जरूरी है। 80% खर्च कर रही है, 100% इनकम होगा, 80% खर्च कर रही तो 20% बचा रही होगी। जिस 20% का वैल्यू 5,000 है, इनकम 100% माने थे, तो 20 का 5 गुना, 5,000 का 20 गुना कितना? 25,000 हमारा आंसर होगा, ऑप्शन है। हम क्या बोले? इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग होता है। मान लेते तन्वी का इनकम 100 है, 100 का 80% वो क्या कर रहे हैं? खर्च कर रहे हैं। तो 100 का 80%, 80 खर्च हो गया तो बचा कितना रही है? 20, है कि नहीं? बोलेंगे हाँ सर। मतलब इसी में परसेंटेज लगा दे तो 100% इनकम, 80% खर्च, 20% बचत। इस 20% का वैल्यू कितना दिया गया? 5,000। अब 20% 5,000, तो 100% निकालने के लिए हम क्या करेंगे? 1% का वैल्यू निकालेंगे। नहीं जी, देखो ना, 20% बराबर 5,000 है कि नहीं? तो 20 का 5 गुना 100 होता है, तो 100% इस साइड अगर हम 5 से गुना किए हैं तो इधर भी हम 5 से ही गुना करेंगे। 25 25, 25,000। मतलब तन्वी का वेतन जब 25,000 होगा तभी वो 80% खर्च करने के बाद 5,000 रुपया बचाती है। करिए।
पढ़िए इस क्वेश्चन को, बताइए। बेसिक क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। दिया गया ए और बी दोनों के वेतन का योग कितना है? 4300 रुपया है। ए और बी का वेतन का योग कितना है? 4300 रुपया। ए अपने वेतन का 95% खर्च करता है और बी अपने वेतन का 80% खर्च करता है। यदि उनकी बचत राशियां समान है तो ए का वेतन कितना होगा, ये बताओ, बताइए। अब देखो, हम लोग तो बेसिक बहुत कर लिए हैं। अब ये बताओ, ए अपने वेतन का 95% खर्च करता है। जितना भी वेतन होगा उसको हम 100% मानते हैं। उसका 95% अगर खर्च कर रहा है तो बचा कितना रहा होगा? बोलेंगे वो अपने वेतन का 5% बचा रहा होगा। मेरे लाल, ऐसा ए का अगर इनकम 100% हुआ और वो एक्सपेंडिचर 95% है तो सेविंग कितना होगा? 5%। ए के इनकम का 5% वो सेव कर रहा होगा। ये मौखिक निकालेंगे कि हम हमेशा इनकम को 100% मानते हैं। खर्चा 95% है तो इसमें हम कितना जोड़े कि 100% होगा तो 5%। तो जो डाटा नहीं दिया गया है वो हम मान लेंगे क्या? 100 में से 95 घटाएंगे, वो डाटा हो जाएगा। खर्चा वो अपने वेतन का 95 है तो बचाएगा कितना? 5। तो इतना नहीं लिखेंगे, हम क्या बोलेंगे? ए का इनकम जो भी होगा उसका 5% वो क्या कर रहा है? बचा रहा है। यहां तक में कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। ए का वेतन मान लेते हैं, ए का वेतन जो भी होगा उसका 5% वो बचा रहा है। बी अपने वेतन का 80% खर्च करता है। अगर 80% खर्च करा तो बचाएगा कितना? 20%। बी अपने वेतन का 20% बचा रहा है। 80% खर्च कर रहा है बी, तो 80 में हम कितना जोड़े कि 100 हो जाएगा, तो 20 खर्चा कर रहा है तो 20% वो बचा रहा होगा। लास्ट वाले लाइन में यदि उनकी बचत राशियां समान है, मतलब ए जितना सेव कर रहा है उतना ही सेविंग बी भी कर रहा है। ये क्या है? ए का सेविंग बी के सेविंग के बराबर है, ऐसा क्वेश्चन में दिया गया है। हम ए का 5%, ए का इनकम का 5% और बी के इनकम के 20% को हम इक्वल कर सकते हैं क्योंकि सेविंग बराबर है। 5% से 5% कट गया, ए बट्टा बी। 5 से काटेंगे 20 को 4 बार में, 4/1। ये रेशियो किसका आया? हम माने थे कि ए का इनकम ए है, तो ये क्या रेशियो आया है? इनकम का रेशियो आया है। मतलब कि ए अगर 4 रुपया कमाएगा तो बी 1 रुपया कमाएगा। ए अगर 4 रुपया कमाएगा तो बी कितना कमाएगा? 5 रुपया। दोनों के कमाने का योग कितना है, या ए के वेतन का, ए का वेतन कितना है, बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। जो भी आंसर होगा वो 4 का मल्टीपल होगा, है ना। ए का वेतन क्या है? 4 यूनिट है, 4 का मल्टीपल होगा। 42 4 से नहीं, लास्ट का 2 डिजिट चेक करना रहता है। 42 तो कट नहीं रहा है, 30 कहाँ कटेगा? 45 ऑड है, नहीं कटेगा, एक ही ऑप्शन। इससे आसान नहीं कर सकते हो आप इस क्वेश्चन को, बाकी निकाल लो। ए का इनकम 4 यूनिट, बी का इनकम 5 यूनिट। मेरे हिसाब से दोनों के इनकम का योग कितना है? 5 यूनिट है कि नहीं? जबकि क्वेश्चन में दिया 5 नहीं 43 यूनिट है, 4300 है। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा? हम इसको गुना ऐसे नहीं करेंगे, हम करेंगे 43 गुना 2 को 0, 100 को 5 से काटेंगे, 20 पंचे 100, तो 43 गुना 20 होगा। ये 5 का कितना है? 43 गुना 20 है। तो 4 यूनिट का वैल्यू क्या होगा? 4 गुना इसका भी 43 गुना 20 होगा, हाँ या ना? बोलेंगे हाँ सर। ये हो गया 43 इंटू 20, 20 चौका 80, 80 गुने 43 क्या होगा? 0 होगा। 43 गुने 8, 8 3 24। सेकेंड लास्ट डिजिट क्या होगा? 4 होगा। लास्ट डिजिट 0 होगा, तो ये दोनों ऑप्शन हट जाता, 2 जगह 0 बच जाता। सेकेंड लास्ट डिजिट निकालते तो क्या आएगा? 4, तो 3 वाला कट जाएगा।
पूरा क्यों गुना करेंगे, इतना टाइम क्यों लगेंगे, 8 चौक 32, 2 34। तो ये हमारा हो गया ए का इनकम आ गया। चलिए आइए करिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बताइए, अशोक भाई अपने मासिक आय का 10% व्यय करते हैं और प्रति माह 5400 की बचत करते हैं, उनकी मासिक आय ज्ञात कीजिए। मौखिक कर लें। अशोक भाई का जितना भी इनकम होगा उसका 10% वो क्या कर रहा है, खर्च कर रहा है। तो बचा कितना रहा होगा, 90% बचा रहा होगा, हाँ या ना। 90% कब, जब हम इनकम 100% माने थे। लेकिन क्वेश्चन में बोला कि 90% नहीं बचा रहा है, 54,000 बचा रहा है। मतलब 90% का वैल्यू कितना है, 54,000, 5400 है कि नहीं, बोलेंगे हाँ सर। अब हम 90 से नहीं काटेंगे, हम काटेंगे 9 से, न छाए के 54, 10% 600, एक जीरो इधर चिपका देंगे तो एक जीरो इधर भी चिपक जाएगा। 100% कितना हो जाएगा, 6,000। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है कि अशोक भाई का मंथली इनकम कितना है, 6,000 है। ये अच्छा काम कर रहा है ना, 10% खर्च कर रहा है। करिए इस क्वेश्चन को, बताइए। जो इस क्वेश्चन को फास्ट करके आंसर बताएगा उसको मेरे तरफ से गिफ्ट। बताइए, मनोज अपनी आय का 33% खाने पे खर्च करता है। उसे अपने वेतन में 1,000 की वृद्धि प्राप्त हुई, लेकिन उसने खाने पे खर्च नहीं बढ़ाया, जिसके कारण खाने पर उसका खर्च कम होकर 27% हो गया। उसकी प्रारंभिक वेतन कितना था, बताइए। बोलो बोलो बोलो। देखो, मान लेते हैं मनोज का जो इनकम होगा एम मान लेते हैं, जितना भी इनकम होगा उसका 33% वो क्या कर रहा है, खर्च कर रहा है। तो एम का 33% वो क्या कर रहा है, खर्च कर रहा है। आगे बोला कि मनोज का इनकम कितना बढ़ गया है, 1,000 बढ़ गया है, लेकिन उसने खाने पे खर्च नहीं बढ़ाया, जिसके कारण खाने पे उसका खर्च कम होकर इतना हो गया। उसका प्रारंभिक वेतन ज्ञात कीजिए। इनकम बढ़ गया है लेकिन खाने पे खर्च नहीं बढ़ाया, मतलब कि उसका जो एक्सपेंडिचर ऑफ मनोज का जो पहले था वही एक्सपेंडिचर ऑफ जो मनोज का है वो बाद में है, एक्चुअल डाटा में, परसेंटेज में नहीं। तो क्या होगा, चेंज हो जाएगा। तो अब उसका खर्च कितना हो रहा है, 27%। पहले जितना रुपया खर्च करता था उतना ही रुपया अभी भी खर्च कर रहा है। ये दोनों इक्वल होगा। यहां तक में समझ में आया? कितने को नहीं समझ में आया होगा मुझे पता है। एग्जाम्पल के तौर पे मान लो 100 रुपया है, ठीक है। 100 रुपया में हम 40 रुपया क्या कर रहे हैं, खर्च कर रहे हैं। 100 रुपया में हम 40 रुपया खर्च कर रहे हैं, परसेंटेज में कितना कर रहे हैं, 40% खर्च कर रहे हैं, ठीक है, हाँ या ना। अब क्या हुआ कि किसी कारण से हमारा इनकम बढ़ गया, 100 रुपया अधिक हो गया। पहले 100 था, अब 100 रुपया अधिक हो गया, तो अब कितना, 200 रुपया इनकम हो रहा है। 200 रुपया इनकम हो रहा है, हाँ या ना। लेकिन बोला कि पहले जितना खर्च कर रहे थे उतना ही खर्च अभी भी कर रहे हैं, मतलब अभी भी हमारा खर्च कितना है, 40 रुपया ही है, हाँ या ना। तो अब बताइए 200 का 40 रुपया कितना परसेंट है, 20% है कि नहीं। परसेंटेज चेंज हुआ है, पहले जितना खर्च करता था उतना ही खर्च अभी भी कर रहा है। ये बेस चेंज के कॉन्सेप्ट पे है कि बेस अगर बढ़ेगा तो परसेंटेज घटेगा, अगर ऊपर वाला अंश बराबर होगा तो। इसी पे हमने इस चीज को किया। उम्मीद करते हैं ये बात समझ में आ गया है। तो यहां से तो हम एम का वैल्यू आसानी से निकाल लेंगे। देखो एम 33% है, एम गुने 27% इधर आएगा तो 27 और 33 का अंतर कितना होगा, 6। तो एम का 6%, एम का 6% बराबर, अब क्या बचा, 1,000 का 27% कितना होगा, 270, यही होगा। 1,000 का 27% निकाल लिए हैं, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। तो एम बराबर क्या होगा, अगर हम 6 से काटें
कितनी बार में जाएगा? 6 चौका 24, 6 पंच 30, 45। तो m बराबर कितना होगा? 4500। मतलब मनोज का स्टार्टिंग का इनकम कितना था? 4500। प्रारंभिक वेतन पूछ रहा है, बाद में पूछता तो 4500 में 1000 जोड़ देते, 5500 हो जाता। आइए नेक्स्ट टाइप आ गया, टाइप नंबर 9। करिए पहला क्वेश्चन, पढ़िए, बहुत आसान है। इस टाइप में हम लोग एग्जाम में जो पास फेल वाला क्वेश्चन आता है ना, परसेंटेज में जो टाइप है, वो टाइप हम लोग कंप्लीट करेंगे। दिया गया निम्नलिखित तालिका परीक्षा में भाग लेने वाले छात्रों के परिणाम दर्शाती है, उत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत कितना होगा ये बताना है। देखो ये जो डाटा दिया गया, पहले से डाटा को पढ़ो। परिणाम क्या है? उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण है, पास है और फेल है। यहाँ पे छात्रों की संख्या दिया गया है। उत्तीर्ण छात्र कितने हैं? छात्रों की संख्या 150। उत्तीर्ण के सामने 150 मतलब कि पास कितने स्टूडेंट हुए होंगे? 150 और फेल 100। हमें पास परसेंटेज बताने के लिए टोटल स्टूडेंट का पता होना जरूरी है, तभी तो परसेंटेज निकाल पाएंगे। एक बात बताओ, जब आप स्कूल में थे, आपके क्लास में जब पेपर होता था तो 2 टाइप के रिजल्ट आते थे। कुछ स्टूडेंट फेल होते थे और कुछ स्टूडेंट पास होते थे। अगर हम फेल स्टूडेंट और पास स्टूडेंट को जोड़ दें तो टोटल स्टूडेंट पता चल जाएगा। अब कोनो उधर से बोलेगा सर कोनो स्टूडेंट आईबे नहीं किया होगा स्कूल। तो आइडियली ये होता है कि जितना स्टूडेंट क्लास में है सब प्रेजेंट है तभी एग्जाम हुआ करता है। मेरे टाइम में क्या होता था, टीचर बताते नहीं थे कि पेपर होने वाला, क्लास गए आराम से, आज पेपर होगा, बताऊंगा कभी का। तो इसका मतलब अगर मुझे टोटल स्टूडेंट अगर निकालना हो तो वो किसके बराबर होगा? क्लास में पास स्टूडेंट और फेल स्टूडेंट के संख्या को अगर हम जोड़ देंगे तो टोटल स्टूडेंट पता चल जाएगा, हाँ या ना? पास स्टूडेंट कितना है? 150 और फेल स्टूडेंट कितना है? 100 है। अगर हम इस दोनों को जोड़ लें तो कितना हो जाएगा? 250 हो जाएगा, हाँ या ना? दोनों को जोड़े 150 प्लस 100 250 हो गया। हमें पास स्टूडेंट का परसेंटेज बताना है, कैसे निकालेंगे? बोलेंगे पास स्टूडेंट का परसेंटेज निकालने के लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि कितने स्टूडेंट पास हैं। 150 स्टूडेंट पास हैं, कितने में? कितने मतलब कि कुल स्टूडेंट कितना है? 250। परसेंटेज बताने के लिए 100% से हम लोग गुना करेंगे। 0 से 0 25 चौका 15 चौका 60। पास परसेंटेज कितना है? 60% स्टूडेंट पास किया होगा। लेकिन इतना जो डाटा हमें जब परसेंटेज में बताना है तो इतने डाटा लेके कैलकुलेशन क्यों करें? कल के डेट में इससे भी हार्ड आएगा। तो जब हमें परसेंटेज में ही बताना रहता है तो हम क्या करते हैं, जो डाटा दिया गया उसका हम रेशियो ले लिया। फिर 50 से काटेंगे तो 50 दूनी 100 और 50 दिया 150। 3 और 2 5 होता है। अभी अगर हम इसे भी काटेंगे तो कितनी बार में जाएगा? 5 बार में। इसका मतलब अगर 3 स्टूडेंट पास होगा तो 2 स्टूडेंट फेल हुआ होगा। कुल स्टूडेंट कितना है? 5 है। पास परसेंटेज कैसे निकालेंगे? कुल स्टूडेंट कितना है? 3। कितने में से? 5 में से। परसेंटेज बताने के लिए 100%। 1/5 20%, 3/5 60%। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। ये क्वेश्चन, एक परीक्षा में चित्रा ने 58.5 अंक प्राप्त किए जो 78% अंक प्राप्त करने के बराबर था। परीक्षा कितने अंकों की थी हमें ये बताना, मतलब मैक्सिमम नंबर का पेपर कितने का हुआ था वो पूछ रहा है। देखो इस चीज को थोड़ा सा समझ लेते हैं। एग्जामिनर क्या करेगा, 2 डाटा दे देगा, एक डाटा इनडायरेक्ट वे में दिया रहेगा, ठीक है, वहां से हमसे क्वेश्चन पूछ लेगा। देखो एग्जाम्पल का मान लेते हैं आपका जो एक पेपर हुआ था वो 200 मार्क्स का हुआ था।
टोटल मार्क्स कितना 200 नंबर का पेपर हुआ था, जिसमें आपका मान लेते हैं 80% आया, 80% मार्क्स आ गया, तो 200 का 80% कितना होगा, 160 होगा। ठीक है, हम इस चीज को ऐसे बोल सकते हैं, ये 160 क्या है, ऑब्टेन्ड मार्क्स जितना आपको मिला है, ये परसेंटेज में है कि आपको 80% क्या आया है, मार्क्स आया है। अब देखो एग्जामिनर क्या करेगा, यहाँ पे देखो 3 चीज है ना, 2 चीज का वैल्यू दे देगा, 1 चीज निकाल लेगा। जैसे अगर हमें दे देता कि एक स्टूडेंट को टोटल मार्क्स 200 में 80% आया है, तो उसे कितना परसेंट आया होगा, तो बोलेंगे 200 का 80% 160। अब दूसरा लैंग्वेज बोले कि एक स्टूडेंट को 80% मार्क्स आया है, जो कितना है, 160 है, या ऐसे बोल सकते हैं 160 उसको किसी पेपर में आया है जो उस पेपर का 80% है। अगर 80% 160 है तो टोटल मार्क्स बताओ, या मैक्सिमम कितने नंबर का पेपर हुआ था, आसानी से निकाल लेंगे। 80% का वैल्यू दिया गया तो 10% क्या हो जाएगा, 20, तो 100% चिपका देंगे, उसके बाद अपना ही 200। तो इसी टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। और क्लियर होगा अगर आप क्वेश्चन देखेंगे तब। करिए इस क्वेश्चन को। देखो, एक परीक्षा में चित्रा ने 58.5 अंक प्राप्त किए, जो 78% अंक प्राप्त करने के बराबर था। तो परीक्षा कितने अंकों की थी? हम जो है ना, जब मानना होता है तो परीक्षा जितने टोटल मार्क्स का होगा उसे हम 100% मानते हैं। तो टोटल मार्क्स, पहला क्वेश्चन लिखते हैं, मान लेते हैं टोटल जो मार्क्स हो या मैक्सिमम मार्क्स 100% है। 100% का 78% क्या होगा, 78%। इतना नंबर किसको आया है, चित्रा को। जबकि दिया गया कि 78% का वैल्यू कितना है, 58.5। यही है, बोलेंगे हाँ। किसी चीज से कट रहा है, 39 दूना 78। अगर हम 39 से काटेंगे तो कितनी बार में, 2 बार में। 2% का वैल्यू कितना आ जाएगा, 39 से अगर हम इसे काटेंगे तो कितनी बार में, 1 बार में। यहाँ पे क्या बचेगा, 40, 19 हो गया, 19.5। 39 55 9 55 45 195 होता, मतलब 0.5। 2% का वैल्यू कितना आया, 1.5 आ गया। टोटल मार्क्स बताना है, 50 से गुना करेंगे तो ये कितना, 50 दूनी 100, 100%। तो 1.5 को भी अगर 50 से गुना करेंगे, 15 50 75, 1.10 को खा लेगा तो 75। देखो 15 गुने 50 करेंगे तो 750 होगा। 1 दशमलव है तो दशमलव से 0 हट जाएगा, 75, मतलब कि वो पेपर कितने का हुआ था, 75 नंबर का हुआ था। ठीक है, आइए, ठीक है। किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए टोनी को न्यूनतम 40% अंक प्राप्त करना चाहिए। उसे 120 अंक प्राप्त हुए और 30 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गए। पूर्णांक ज्ञात कीजिए, मैक्सिमम मार्क्स ज्ञात कीजिए, कितना होगा। टोटल मार्क्स हम 100% का मानते हैं, जिसमें टोनी को 40% अगर अंक आ गया मतलब वो पास हो गया। ठीक है, टोनी को 40% अंक आ गया मतलब कि वो हो गया, पास हो गया। उससे 120 अंक प्राप्त हुए हैं। ठीक है, 120 ही अंक मिले हैं। देखो सिंपल, आपको 40% अंक अगर आ जाए, जो भी आप पेपर दो, देता है ना कि मिनिमम क्राइटेरिया आपको 40% आना चाहिए। 40% अगर आपको मार्क्स आ जा रहे हैं तो आप क्वालिफाई कर जाओगे। लेकिन आपको क्या हो कि 120 ही अंक आया और आप कितनों के 30 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गए, फेल हो गए 30 अंकों से। मतलब अगर आपको 120 नंबर आया जो कि जिसके कारण आप फेल हो गए, अगर आपको 30 नंबर और आता, मतलब कि 120 में 30 जोड़ देंगे तो 150 हो जाएगा। अगर आपको 150 नंबर आता तो आप क्या करते, पास हो जाते, क्वालिफाई कर जाते। तो वो जो 150 होगा वो किसके बराबर होगा, 40% के बराबर। फिर से समझो,
एक एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए हमें 40% नंबर चाहिए, उसमें उसको 120 अंक आया है, ऐसे समझो 40% नंबर आ गया तो वो क्वालिफाई कर जाएगा। लेकिन टोनी को कितना है, 120 आया है। अगर उसे 30 नंबर और आ जाता, अनुत्तीर्ण 30 अंकों से अनुत्तीर्ण किया, फेल हो गया है, मतलब 120 नंबर आया है, 30 अगर और आ जाता तो वो क्या होता, टोनी पास कर जाता। इसका मतलब कि अगर हम इसमें 30 जोड़ देंगे तो उसको 150 आएगा। 150 मतलब कि पास होने के लिए उसको 40% चाहिए, जो अंक में ओरिजिनली उसको कितना चाहिए, 150 नंबर चाहिए। तो 40% का वैल्यू 150, यहां से हम 0 से 0 काट देंगे। 4% का वैल्यू 15, इसका 25 गुना 100%, 15 का 25 गुना 25 गुने 15, यहाँ पे इवन है, यहाँ पे ऑड है, दोनों जगह 5 है, तो लास्ट का 2 डिजिट क्या आएगा, 75। ठीक है, लास्ट का 2 डिजिट 0 0 है, 0 है, एक ही ऑप्शन है। 25 गुने 15 375 होता। कैलकुलेशन के क्लास में ये सब आपको पता, लेकिन मान लीजिए यहाँ पे होता 335, यहाँ पे होता 345, तब तो गुना करने में टाइम लगता है ना। इवन ऑड देखते, लास्ट में यूनिट डिजिट 5-5 होता, तो हम क्या बोलते हैं, लास्ट का 2 डिजिट 75 होगा। एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए आप कितने स्टूडेंट बोलेंगे कि सर 25 यूनिट डिजिट चेक कर लेते, एक ही ऑप्शन में। हम ऑप्शन पे ध्यान ही नहीं दिए और हम पहले क्वेश्चन नहीं पढ़े। हमें यहाँ पे देखा कि 5 गुने 5 25 भी होता है, और यहाँ पे इवन है, यहाँ पे ऑड है, तो लास्ट का 2 डिजिट हम बिना सोचे समझे बोले कि लास्ट का यूनिट डिजिट तो हमें पता चल जाएगा, हो सकता है 2 ऑप्शन में दिया रहता है, लेकिन लास्ट का 2 डिजिट तो कम चांस है। एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 33% अंकों की आवश्यकता होती है। एक परीक्षार्थी को 210 अंक प्राप्त होते हैं और वह 21 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात कीजिए। बताओ जल्दी जल्दी क्या होगा आंसर, बताओ बताओ। बोलोगे कि हम अगर टोटल मार्क्स 100% मान ले तो 33% अगर मार्क्स आया तो वो क्या होगा, पास हो जाएगा। लेकिन एक स्टूडेंट को 210 नंबर आया है ना, और वह 21 नंबर से फेल हो गया, मतलब 210 नंबर आ गया, अगर उसे 21 नंबर और आ जाता तो वो पास हो जाता। पास मतलब उसे 33% आ जाता। तो 210 में अगर हम 21 नंबर और जोड़ देंगे तो ये किसके बराबर होगा, 33% के बराबर होगा। और जब हम ऐसे लिखे हैं, देखो 210 में क्या है, बोलेंगे 7 गुने 30 है कि नहीं, या 21 अगर हम कॉमन ले लेंगे तो 21 तो क्या होगा, 21 गुने 11, 21 में क्या है 7 तिया 21, मतलब 7 गुने 3 है। अगर जब हम इसे काटेंगे तो 200 क्या होगा 31, कितनी बार में जाएगा, 7 बार में। देखो हम क्या किए, इस दोनों को अगर जोड़ेंगे, ऐसे नहीं समझ में आएगा, तो अगर हम इसको जोड़ेंगे तो क्या होगा, 231 हो जाएगा। अब इसे 33 से भाग देने के लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा, ये इसका 7 गुना है ना। हम क्या किए, जो 210 लिखा हुआ था प्लस 21 लिखा हुआ था, हम क्या किए 7 गुने 3 कॉमन ले लिए, तो यहाँ पे 10, यहाँ पे 1 11 हो गया। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, 7 गुने 33 हो गया, और 33 से 33 कट गया था, तो कितने बार में 7 बच गया था, तो ये इसका 7 गुना है। 1% ये 7 गुना, या 33 का ये 7 गुना है, तो 100% का 7 गुना क्या होगा, 700। टोटल मार्क्स कितने होंगे, 700 हमारा सही आंसर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। एक छात्र ने 6 विषयों में 470 अंक प्राप्त किए। यदि प्रत्येक विषय 100 अंक का है तो उसके अंकों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है ना। तो 6 विषय, प्रत्येक पेपर का मार्क्स कितना है, 100 नंबर का है। 10th का मान लेते हैं, आपको 600 में 470 आया। देखो 6 विषय मिला के 470 अंक आया। हर विषय का, हर विषय, हर एक सब्जेक्ट का कितना मैक्सिमम मार्क्स है, 100 है।
इसका मतलब उसको 600 में कितना आया है, 470। परसेंटेज बताना तो हमें ये चेक करना है 100 में कितना होगा, तो 470/6 कितना होगा, 7 छक 42, 8 छक 48, 2/6.33। 100 में ही किसी चीज का निकलना परसेंटेज कहलाता है। आप बचपन से करते आए हो। टोटल मार्क्स कितना था, 600। 600 में कितना आया है, 470। परसेंटेज बताने के लिए 100% से गुना कर देंगे। 2 जीरो से 2 जीरो, 6 से 470 को काटेंगे, 78.33%। जो मेथड सही लगे उससे कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, बताइए इसका आंसर क्या होगा। एक छात्र को संभवतः अधिकतम अंकों में से कुछ अंक प्राप्त हुए थे। प्रतिशत के रूप में यह 75% थे। यदि प्रश्न पत्र में एक अंक का एक और प्रश्न जोड़ दिया गया होता और वह इसका उत्तर सही देता, तो उसके प्राप्तांक का प्रतिशत 76% होता। परीक्षा में प्रारंभिक अधिकतम अंक कितने थे, ये बताना है। एक छात्र को संभवतः अधिकतम अंकों में से कुछ अंक प्राप्त हुए थे। प्रतिशत के रूप में 75% थे। 75% का फ्रैक्शन कितना होगा, 3/4 होगा। इसका मतलब अगर टोटल मार्क्स 4 का होगा तो उस स्टूडेंट को ऑब्टेन्ड मार्क कितना मार्क्स आया होगा, 3 आया होगा। 4 का 75% 3 होता है, हाँ या ना। यदि प्रश्न पत्र में एक अंक का एक और प्रश्न जोड़ दिया गया, जितना पहले पेपर होता था उसमें उस स्टूडेंट को 75% नंबर आया। अब क्या क्या, उस जितना पेपर हुआ था उसमें उसको 75% अंक आया। उसी पेपर में एक नंबर का एक क्वेश्चन और जोड़ दिया गया, जितना था उससे एक अधिक नंबर क्वेश्चन का हो गया संख्या, जिसके कारण वो क्वेश्चन जो सही हुआ तो उसका परसेंटेज अब कितना हो गया, 76% हो गया। तो 76% का फ्रैक्शन क्या होगा, बोलो ना, बोलोगे। 19 चौक 76, 25 चौक 100। मतलब अब जो देखो, जैसे जैसे क्वेश्चन में बोले ना उसी तरह से लिख दिया करो। टोटल मार्क्स में अब क्या किया है, एक नंबर जोड़ दिया गया, एक क्वेश्चन जोड़ दिया है, हाँ या ना। और नंबर भी अब उसका क्या हुआ है, एक नंबर से बढ़ गया है, जिसके कारण एक क्वेश्चन सही होगा तो एक नंबर बढ़ जाएगा। अब परसेंटेज का रेशियो क्या हो जाएगा, 19/25। मतलब कि ये बोला कि 25 क्वेश्चन होता तो उसमें उसको कितना सही होता, 19 क्वेश्चन सही होता, हाँ या ना। ये तो अनुपात में है, हाँ या ना। अब बोलो, एक नंबर यहाँ पे बढ़ रहा है, एक क्वेश्चन यहाँ पे बढ़ रहा है, हाँ ना। एक यूनिट यहाँ पे बढ़ रहा है, एक यूनिट यहाँ पे बढ़ रहा है, तो दोनों जगह पे वैल्यू इक्वल होना चाहिए, इक्वल बढ़ना चाहिए, हाँ या ना। 4 से 25 24 बढ़ रहा है, 3 से 19 16 बढ़ रहा है, ना इंसाफी है ना। तब हम क्या करते हैं, बहुत सारा मेथड है। आप इसका अंतर देखो कितना है, 25 और 19 का अंतर 6 है। तो जो इसके अलावा जो रेशियो होगा उसमें गुना कर दो 6 से, और इसका जो अंतर है 1 है, इससे इसमें गुना कर दो, गुना 1। ठीक है, अब आपको नया रेशियो मिलेगा। 6 चौक 24, टोटल मार्क्स पहले 24, छतरी 18, तो ऑब्टेन मार्क कितना था, 18। नीचे देखेंगे 25 से 19 आ गया, हाँ या ना। अब देखो यहां पे कितना बढ़ रहा है, 1 बढ़ रहा है। ऑब्टेन मार्क्स कितना, 1 बढ़ रहा है। दोनों जगह 1 1 बढ़ रहा है, जबकि क्वेश्चन में क्या है कि एक ही नंबर बढ़ रहा है। एक यूनिट का वैल्यू क्या है, 1 है कि नहीं। एक यूनिट का वैल्यू 1, तो 18 यूनिट का वैल्यू 18, 24 यूनिट का वैल्यू 24 है ना। मतलब स्टार्टिंग में टोटल मार्क्स कितने का हो रहा था, 24 नंबर का पेपर हो रहा था।
अधिकतम अंक कितना था? 24 था। बाद में पूछता तो 25 नंबर होता। स्टार्टिंग में कितना नंबर आ रहा था? 18 नंबर आ रहा था। एक क्वेश्चन और सही हो गया तो 19 नंबर आ रहा है। चलिए करो इस क्वेश्चन को। एक परीक्षा में दुर्वा को 70% अंक मिले, एक अन्य परीक्षा में 25 में से 20 अंक प्राप्त किए। यदि उसका कुल प्राप्तांक 78% है तो पहली परीक्षा में अधिकतम अंक क्या थे, ये बताना है। ये सब क्वेश्चन एलिगेशन से तो बहुत अच्छे से हो जाएगा, लेकिन चलिए यही भी बताते हैं। एक परीक्षा में दुर्वा को 70% अंक आया है, हमें नहीं पता। देखो एक परीक्षा दूसरा परीक्षा, और यदि उसका कुल प्राप्तांक मतलब कि दिया गया है, कुल प्राप्तांक मतलब बराबर पहला प्लस दूसरा दिया गया। क्या दिया गया? हमें तो ये नहीं पता कि पहला जो पेपर हुआ था वो कितने नंबर का हुआ था, तो मान लेते हैं पहला पेपर का जो मैक्सिमम नंबर था वो x था, जिसमें उसे 70% मार्क्स आया। कितना आया? 70% मार्क्स आया। ठीक है। एक अन्य परीक्षा में उसने 25 में से 20 अंक प्राप्त किए, मतलब कि दूसरा जो परीक्षा होगा वो मैक्सिमम 25 का था, जिसमें से उसे कितना आया? 20 नंबर आया। बोलेंगे हाँ सर। यदि उसका कुल प्राप्तांक 78% है, कुल प्राप्तांक कितना है? 78% है कि नहीं? कितने में? टोटल मैक्सिमम मार्क्स कितना है? पहले x है, दूसरा क्या है? 25 है। पहला x है, दूसरा क्या है? 25 है। ठीक है। तो हमें x का वैल्यू बताना है। कैसे बताएंगे? देखो हम इस चीज को कैसे लिख सकते हैं। पहले पेपर में उसको कितना नंबर आएगा? बोलेंगे x का 70% आएगा। बोलेंगे हाँ सर। दूसरे पेपर में अब हम बोल सकते हैं यहाँ पे 20 लिख दें, 20 लिखें, कैलकुलेशन थोड़ा फास्ट होगा। हम क्या ये लिख सकते हैं, मुश्किल ना हो इसके लिए कैलकुलेशन, 25 का 80 कितना है? 25 का 4 गुना तो 20 का 4 गुना 80%, मतलब सेकेंड पेपर में उससे 20 नंबर को अगर परसेंटेज में बोले तो 80% आया है। हाँ या ना? बोल सकते हैं ना कि नहीं? बोलेंगे हाँ सर। पहले पेपर में उसको मैक्सिमम मार्क्स का 70% आया है, दूसरे पेपर में उसको मैक्सिमम मार्क्स 25 था, उसका 80% आया है। ये इक्वल होगा दोनों पेपर का इंडिविजुअल, अगर हम जोड़ लें तो वो इक्वल क्या होगा? दोनों पेपर को साथ जोड़ के उसका परसेंटेज निकाल लें तो x का प्लस 25 का 78%। देखो अगर हम यहाँ पे 20 रहने देते हैं तो 25 का 78% निकालना पड़ता, तो मेरा हाथ रुकता। ना रुके इसके लिए आसानी से देखो, x गुने 78, x गुने 78% होगा, इधर x गुने 70% है। x गुने 70% उस साइड जाएगा तो क्या होगा? x गुने 8% बराबर 25 गुने 80% और 25 गुने 78% इस साइड आएगा तो क्या होगा? 25 कॉमन लेंगे, 80 में से 78 जाएगा तो 2%। यहां तक में कोई दिक्कत है तो बताओ। अच्छा क्वेश्चन है मेरी लाल। परसेंटेज से परसेंटेज, 2 से 8 को काटेंगे 4 बार में, 4 से 25 को काटेंगे 6 चौका 24, 1/4 तो 6.25, मतलब कि x जो होगा पहला पेपर जो होगा उसका मैक्सिमम मार्क्स कितना था? 6.25। ऐसे अगर आप कैलकुलेशन करने जाओगे ना, इतना कैलकुलेशन होगा मत सोचो। इससे अच्छा कि ऐसे थोड़ा सा आप लॉजिकली सोचो, जिससे आपका आंसर आ जाएगा। वैसे इस क्वेश्चन को आप एलिगेशन से कर सकते थे। एक परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए पूर्णांकों का 50% लाना आवश्यक है। परीक्षा में 2 प्रश्न पत्र शामिल थे। एक छात्र ने 200 पूर्णांक वाले पहले प्रश्न पत्र में 40% अंक प्राप्त किए। परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 150 पूर्णांक वाले दूसरे प्रश्न पत्र में उसे न्यूनतम
कितना प्रतिशत अंक प्राप्त करने होंगे। पहले ये क्वेश्चन करवाना था, फिर वो करवाना था, पहले वो क्वेश्चन आ गया, अब ये क्वेश्चन है। तो क्या आप ये क्वेश्चन आप लोग कर सकते हैं? देखो आप क्या करोगे, एक छात्र को 200, एक पेपर में 200, 200 में उसको कितना आया है? 40%। और 150 में उसे कितना परसेंट चाहिए, जिसके कारण अगर हम दोनों जोड़ लें 200 प्लस 150, 200 प्लस 150 तो कितना आ जाए? 50%। या आप बोल सकते हो कि टोटल नंबर कितना हो गया? 350, 350 का 50%। अब आप कैसे निकालोगे? एक नॉर्मल स्टूडेंट 350 का 50%, 300 का 50%, 150, 50 का 50%, 25, 150 प्लस 25 कितना? 175। मतलब उसको टोटल मार्क्स का 50% मतलब कि 175 नंबर आया है, जिसमें पहला पेपर जो 200 नंबर का आया तो उसमें उसको 40% आया है, मतलब कि 80 नंबर आया। तो 150 में कितना नंबर आ जाए जिसके कारण 80 प्लस ये नंबर जोड़े तो 175 होगा। तो बोलेंगे 80 प्लस 95, तभी तो 80 प्लस 95 175। इसके लिए उसे 95 नंबर लाना है, कितने में? 150 में। परसेंटेज बताना है, 100% से गुना करेंगे। ऐसे कर सकेंगे 50 तिया 150, 50 दूनी 100, दशमलव में आ रहा है 95 दूनी 9 दूनी 18 को 19, 190/3 काटेंगे। वैसे देखो 80 होता तो 60% के नजदीक आता, लेकिन 60% से ज्यादा आता। हम इसको देखो कैसे करेंगे, 60 प्लस 10/3, 10/3 क्या होगा? 33, 3.33, तो 63.33%। 63.33% उसको नंबर लाना होगा। कौन सा ऑप्शन सही है? 63 के नजदीक एक ही है, 64। 65 मत मार देना, 64 भी है। आइए क्वेश्चन नंबर 77 करते हैं। दिया गया एक छात्र ने किसी परीक्षा में 65% अंक प्राप्त किया, परंतु उत्तीर्ण अंकों से 20 अंक कम थे। दूसरे छात्र ने उसी परीक्षा में 80% अंक प्राप्त किए और ये अंक उत्तीर्ण अंकों से 5% अधिक थे। तो परीक्षा का पूर्णांक क्या था, ये बताना है। देखो एक स्टूडेंट को 65% अंक आया, जो कि पासिंग मार्क्स से कितना कम है? 20 अंक कम है। 65% अंक क्या है? पासिंग मार्क्स से 20 कम है। दूसरे छात्र ने उसी परीक्षा में 80% अंक लाया, जिसे पासिंग मार्क्स से 5% अधिक नंबर है। ठीक है, यहां से हम इसे सॉल्व कर लेंगे। 80 में से 65 गया, 15% बराबर, इसमें से इसको घटाएंगे, पी से पी कट जाएगा, 5% प्लस 20, 5% इस साइड आएगा तो ये क्या होगा? 10% बराबर 200, 10% 20 होगा, एक जीरो यहाँ चिपका देंगे तो एक जीरो यहाँ, 100% 200। मैक्सिमम मार्क्स कितना होगा? 200। अगर हमें यहीं से पासिंग निकालना होता तो पासिंग हम दोनों तरीके से निकाल सकते हैं। या तो 65% निकाल लेते, उसमें हम 20 जोड़ देते, या हम 80% में से 5% घटा देते तो 75% होता। हाँ या ना? बोलते हैं हाँ सर। तो हम यहां से आसानी से बोल सकते हैं पासिंग मार्क्स कितना होगा, बोलो। 10% इतना है तो या तो 75% निकाल लो, या आप क्या करो 65% निकाल लो, उसमें 20 जोड़ दो, वही यार।
नेक्स्ट क्वेश्चन चलें, बताइए। राखी ने मोहन से 12 अंक अधिक प्राप्त किए। यदि राखी ने पूर्णांक 200 में से 54 अंक प्राप्त किए तो मोहन ने कितने अंक प्राप्त किए, ये बताओ। बहुत आसान है। राखी ने मोहन से 12 अंक अधिक प्राप्त किए। राखी को कितना मिला है? 200 का 54%। 100 का 54% 54, तो 200 का 54% कितना? 108। राखी को 108 नंबर आया है, तो मोहन को कितना आएगा? 108 माइनस 12 कितना होगा? 96। मोहन को 96 मार्क्स आया। आसान था, बहुत ही आसान। आइए क्वेश्चन नंबर 79 करिए। इस क्वेश्चन को बताइए क्या होगा आंसर। दो छात्रों ने एक प्रवेश परीक्षा में भाग लिया। उनमें से एक ने दूसरे से 15 अंक अधिक प्राप्त किए और उसके अंक उनके अंकों के योगफल के 80% के बराबर हैं। उनमें से प्रत्येक द्वारा प्राप्त अंक ज्ञात कीजिए। दोनों का अंक कितना कितना है ये बताना है। ये लाइन देखो, सबसे पहले एक ने दूसरे से 15 अंक अधिक प्राप्त किया, इसका मतलब दोनों का अंक, मान लेते पहले छात्र का अंक 1 से डिनोट कर रहे हैं, दूसरे को 2 से डिनोट कर रहे हैं। इस दोनों के अंकों का अंतर कितना है? 15। इस दोनों के अंकों का अंतर कितना है? 15 है। अब देखा कि दोनों स्टूडेंट को जो जो मार्क्स आया है, अगर उस दोनों को हम जोड़ दें तो जो भी टोटल मार्क्स होगा दोनों को मिला के उसका 80%, मतलब मान लेते हैं कि टोटल मार्क्स अगर दोनों को मिला के जोड़ के 100 हुआ तो 100 का 80% एक को आया है। तो दूसरे को कितना आया होगा? दोनों को मिला के 100 है, इसको कितना होगा? 20 होगा। होगा कि नहीं होगा? बोलेंगे हाँ। अगर हम इसका रेशियो ले लें तो आसानी हो जाएगा कैलकुलेशन में। 20 से काटेंगे एक बार में, 20 से काटेंगे 4 बार में, 20 से काटेंगे 5 बार में। कुछ नहीं, 80% का फ्रैक्शन यही होता है। क्या? 20% 1/5, 80% 4/5। 5 में से एक को 4 आएगा तो दूसरे को कितना आएगा? 1 आएगा। सेम वही चीज, ठीक है। अब ये अनुपात आ गया कि दोनों के अंकों के योग का सम 5 है, उसका 80% 4 है। एक ऊपर लाइन में दिया गया कि दोनों के अंकों का अंतर 15 है। इन दोनों के अंकों का अंतर कितना है? 3 है, जिसका वैल्यू कितना दिया गया? 15। 3 का कितना गुना? 5 गुना। अगर 3 का 5 गुना तो 4 का 5 गुना कितना? 20। और 1 का 5 गुना कितना? 5। मतलब एक स्टूडेंट को 20 अंक, एक को 5 अंक मिलेगा। 5 और 20 बिल्कुल सही है। और जैसे ही अगर आप यहां निकाल लिए तो एक बार ऑप्शन पे जरूर ध्यान देना कि एक आदमी का, एक स्टूडेंट का जो अंक होगा वो 4 का मल्टीपल होगा। और हम गौर से देखें तो इसमें 4 का मल्टीपल, एक का जो है वो 4 का मल्टीपल है ना, 4 पंचे 20। इसमें एक भी 4, इसमें भी 4 का मल्टीपल है, 4 दूनी 8। ये भी नहीं है। 3 ऑप्शन बच गया है ना। तो दूसरा ऑप्शन क्या था? तरीका पता है? देखते कि दोनों के अंकों का अनुपात 4:1 का होना चाहिए। 5 चौक 20, 4:1 बोल दो या 1:4 बोल दो। ये क्या होता है? 1:4। ये क्या है? 8:23 है, तो ये कट जाता। 4:19 ये कट जाता, 1 बचता। बहुत तरीका है ऑप्शन से भी जाने का, है ना। प्रैक्टिस करते करते आ जाएगा। रवि और राजेश ने एमटेक प्रोग्राम में प्रवेश लेने के लिए एक प्रवेश परीक्षा में भाग लिया। रवि को राजेश से 8 अंक अधिक मिले और इसके प्राप्तांक उनके प्राप्तांकों के योग के 52% के बराबर थे। तो रवि और राजेश को क्रमशः कितने अंक मिले ये बता दो। देखो, मान लेते हैं 100% दोनों के अंकों का योग, तो एक को राजेश, रवि को राजेश से 8 अंक अधिक मिले। तो मान लो रवि को 52%
तो राजेश को कितना 48%, क्योंकि दोनों के अंकों का सम जो भी होगा उसका 52% रवि को मिला है। रवि को कितना अंक ज्यादा मिला है, बोलेंगे 2 2 4, 4% अधिक मिला है। जबकि क्वेश्चन में जगह 4% नहीं 8 अंक अधिक मिला है। 4% का कितना गुना, 2 गुना है। अगर 4% का 2 गुना तो 52 का 2 गुना कितना 104। रवि को 104 अंक, राजेश को 48 का 2 गुना 96 अंक। एक को 104, एक को 96। ऑप्शन ए बिल्कुल हमारा सही है। और कोई क्वेश्चन नहीं है तो चलिए आज हम लोग 2 टाइप कंप्लीट कर लिए हैं। परसेंटेज का लगभग हम लोग लास्ट ही पहुंच गए। अब मिसलेनियस बचा हुआ है, उसे हम लोग किसी लेक्चर में कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप सभी लोग ख्याल रखना, एक बार पूरे क्वेश्चन को खुद से जरूर सॉल्व करना। ये वीडियो आखिरी मानो रिवीजन के नाम पे कि आप एक बार रिवीजन कर लिए, अब मॉक टेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा लगाओ। चलिए ख्याल रखिएगा। नमस्कार, जय हिंद।